दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं महेश यादव एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म सत्यम स्टडी ऐप पर हाजिर हुआ हूं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 2 लेकर। दोस्तों ये आपका फर्स्ट वीडियो ऐप के लिए जो चल रहा है, ये डेमो क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हैं, जिसमें आप चाहे डिफेंस के स्टूडेंट हो, चाहे रीट के हो, चाहे पटवार के हो, चाहे एसएससी और बैंक के हो। बच्चों सभी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने एक टॉपिक पिक किया ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें इस क्लास से। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब चुस्त दुरुस्त होंगे। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा आप पे बनी हुई होगी। कोरोना जैसी महामारी से अपन सब लोग जूझ रहे हैं। लॉकडाउन की पालना भी आप लोगों को करनी है और स्टडी फ्रॉम होम भी आप लोगों को करना है। खुद का और अपने परिवारजनों का, आपके आत्मीय जनों का आपको घर पे रहकर सभी का ध्यान रखते रहना है और लगातार इस चिंता के समय में लोगों को चिंता से उभारने का भी कोशिश करना है। एंड नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी रुकना नहीं है पढ़ने से, लगातार पढ़ते रहना। दोस्तों शुरुआत करते हैं मित्रों सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 2। लास्ट क्लास में हमने रूल्स नहीं पढ़े थे। अक्सर मैं कहता हूं कि नो रूल्स ओनली कॉन्सेप्ट। अपन कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने उठाए कि सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में पाया जाता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, एक्टिव वाला सब्जेक्ट क्या होगा, पैसिव वॉइस वाला सब्जेक्ट क्या होगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 2 को और भी बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक बार पार्ट 1 से भी गो थ्रू हो लेना चाहिए। उससे गो थ्रू हो लेंगे तो आपको भी यू विल फील बेटर देन बेस्ट कि हां सर ने बहुत अच्छी चीजें पार्ट 1 में टीच करवा दी थी। दोस्तों फिर मैं रूल्स नहीं पढ़ाने आया हूं। पार्ट नंबर 2 में भी आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे हमारे लिए ये बेनिफिशियल रहता है सब्जेक्ट को जानना। दोस्तों पहला क्वेश्चन मैं आज फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। व्हाट can be a subject of a clause। ध्यान देना है आपको, प्रोनाउंसिएशन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। What can be a subject of a clause? किसी भी क्लॉज का सब्जेक्ट क्या हो सकता है? ठीक है दोस्तों, सुनिए जरा कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आंसर किस किस का देता है सब्जेक्ट। प्राय हु का जो आंसर होता है मित्रों, 100% हु का आंसर सब्जेक्ट होगा। 100% हु का आंसर क्या होगा दोस्तों? सब्जेक्ट होगा। आर यू गेटिंग मी? याद रखिएगा, व्हाट का आंसर भी दोस्तों सब्जेक्ट हो सकता है। व्हाट का मतलब क्या और हु का मतलब एवरीबॉडी नोस कौन। हु का आंसर तो 100% सब्जेक्ट होगा दोस्तों। व्हाट का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी, लेकिन बेसिकली ध्यान देना है कौन और क्या का जो आंसर होता है दोस्तों, आंसर नहीं आंसर्ड। प्रोनाउंसिएशन, भाषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। शुद्ध बोलें, अच्छा बोलें और अपनी विचारों की अभिव्यक्ति जो है वो लोगों के सामने बड़े सुदृढ़, सुगम और एक प्रभावी तरीके से करें। मजा ही इन चीजों का कुछ और होता है। तो हु और व्हाट आपने देखा है, हु और व्हाट का आंसर दोस्तों सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जिसका मतलब कौन और क्या का आंसर। ऐसा नहीं कि विच का आंसर सब्जेक्ट नहीं होता, हुज का नहीं होता, लेकिन बेसिकली मोस्टली देखा जाए तो मेनली इन दोनों WH वर्ड का आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। दोस्तों आगे लेके चलता हूं, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ध्यान देना। नाउन एंड नाउन इक्विवेलेंट। नाउन और नाउन इक्विवेलेंट हमेशा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। जरा जानने के लिए देखिए कि नाउन इक्विवेलेंट है क्या। दोस्तों किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, संज्ञा जिसको आप लोग बोलते हैं।
ठीक है दोस्तों, कोई भी ले लीजिएगा। जैसे आपने बोला है द कार रन्स स्मूथली, द कार रन्स स्मूथली। आर यू गेटिंग मी? इस सेंटेंस का जब भी अपन सब्जेक्ट देखें तो आप लोग देख पाएंगे कि गिवन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रखा है, फटाफट बताइएगा दोस्तों। द कार, क्या होगा बोलो? द कार। गिवन सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर द कार है और कार यहां पर नाउन का फंक्शन कर रहा है दोस्तों। आज ये जान लीजिए और इस टॉपिक की बीमारी से निजात पाइए। जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तब तक आप अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक भी क्लास में आपको रूल्स इसीलिए मैं टीच नहीं करवाता हूं कि आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो रटने वाली बीमारी से निजात आपको मिल जाएगा। दोस्तों दूसरी बात क्या है, नाउन यदि किसी सेंटेंस में नहीं आए तो फिर सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन का ही भाई है प्रोनाउन। ये रहा दोस्तों। आप तो इतना याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का जो फंक्शन है वो केवल और केवल सब्जेक्ट ने कर रखा है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके पास है दोस्तों? नाउन के पास है। याद रख लेना इस बात को। ठीक है, कभी भी सब्जेक्ट बनने का कॉन्ट्रैक्ट यदि लेना हो तो वो केवल और केवल किसके पास है दोस्तों? नाउन के पास है। या तो नाउन खुद आ जाए और नाउन नहीं आएगा तो नाउन के प्लेस पर दोस्तों प्रोनाउन आ जाएगा। द कार रन्स स्मूथली की जगह मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों, इट रन्स स्मूथली। ये रहा दोस्तों, ये इट। तो या तो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होगा दोस्तों, और नाउन नहीं होगा दोस्तों तो फिर प्रोनाउन होगा। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों जेरंड। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसका दूसरा नाम होता है दोस्तों वर्बल नाउन। दोस्तों वर्बल नाउन का मतलब ही सीधा सा हो गया, जब किसी सेंटेंस में वर्ब किसका काम करे? नाउन का काम करे तो उसको जेरंड कहा जाता है। जेरंड का ही दूसरा नाम मैंने वर्बल नाउन लिखा है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छे तरीके से समझना है। जेरंड की बात कर रहे हैं कि जेरंड किसे कहते हैं। पहली बात तो ये जिरंड नहीं है, तो हमें प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत अच्छे से पता करना है। यदि प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सही नहीं है, तो फिर काम नहीं चलेगा। तो आपने देखा दोस्तों जेरंड क्या है, आपने देखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जेरंड का ही दूसरा नाम है वर्बल नाउन। तो आप कह सकते हो जब वर्ब किसी सेंटेंस में बन जाए नाउन तो वो क्या कहलाता है? जेरंड। ध्यान देवें, वर्बल नाउन और जेरंड में भी थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, वो लेटर ऑन अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब किसी सेंटेंस में वर्ब का फंक्शन न करके नाउन का काम करे तो जेरंड कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में जेरंड भी क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, जरा देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे आपने देखा है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये रहा दोस्तों। तो इसी सेंटेंस में आपने दोस्तों देखा है स्विमिंग। तो आप बोलेंगे सरकार ये तो वर्ब है। नहीं दोस्तों, वर्ब तो इसके अंदर इज है। स्विमिंग तो यहां सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, और ये सब्जेक्ट के तौर पे क्या आया है बताओ? जेरंड आया है। द फोर्थ इन्फिनिटिव, अच्छे से समझिए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन सकता है? इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ये भी किसी भी सेंटेंस में नाउन का ही फंक्शन करते हैं। जैसे आपने कई बार एक सेंटेंस सुना होगा, टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है। इस सेंटेंस का मतलब ये होता है टू एयर इज ह्यूमन। एरर इसी से बन जाता है, एरर एक नाउन आ गया, ये रहा। या फिर मैं बोलूं टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग की जगह टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। ये रहा दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है दोस्तों? आराम से समझना है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है मित्रों वो नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है,
जेरंड बन सकता है, इंफिनिटिव बन सकता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप लोग देखने वाले हैं 5 नंबर पर आ गया है दोस्तों क्लोज। क्लोज का हिंदी होता है उपवाक्य, मतलब एक सेंटेंस भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। बोले तो क्लोज के लिए 2 शर्तों का होना अति आवश्यक है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर पाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब यदि किसी सेंटेंस में है तो फिर वो एक क्लोज कहलाएगा। जैसे आपने एक सेंटेंस देखा, दैट यू हैव कम मी, ये रहा दोस्तों, इतना बड़ा सेंटेंस। अब यहां पर आपको पूछा गया कि प्लीज आएगा या प्लीजीज आएगा। प्लीज का मतलब दोस्तों खुश करना भी होता है, वर्ब भी होता है। अब आपको कोई ये पूछे कि दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है तो ताजुब होगा दोस्तों आपको, यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के रूप में इस बार एक पूरा ही क्या आ गया है, वाक्य आ गया है। वाक्य बनने के लिए 2 चीजों का होना अति आवश्यक है दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब। दैट यू हैव कम, जैसा कि आप यहां आ चुके हैं, प्लीजेज मी, ये चीज मुझे क्या करती है, खुश करती है। तो हमें तो रटवाया गया कि एक छोटा सा शब्द जो है वो ही सब्जेक्ट होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, किसी भी सेंटेंस में दोस्तों ध्यान देना, जैसे आप बोलते हैं ना व्हाट यू डू, व्हाट यू डू इज मिस्टीरियस, आप क्या करते हो ये तो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल ही रहस्यमयी बात है। व्हाट यू डू, ये रहा व्हाट यू डू, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तौर पे यहां क्या आया है, क्लोज आया है, ये रहा दोस्तों। तो रटना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है। तो आप सिंपली बोलेंगे दोस्तों क्या, जरा सुन लीजिए, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दोस्तों या तो नाउन बनेगा या फिर दोस्तों प्रोनाउन बनेगा या फिर दोस्तों जेरंड बनेगा। जेरंड किसे कहते हैं अभी बता देता हूं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं, या फिर दोस्तों इंफिनिटिव। पता तो चले कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो सकती है, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही टॉपिक पूरा पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जानते नहीं है। और ये रहा दोस्तों क्लोज, क्लोज बोले तो उपवाक्य। ये 5 चीजें हैं जो किसी भी सेंटेंस में क्या बन सकती हैं दोस्तों, सब्जेक्ट बन सकती हैं। बताओ जरा क्या बन सकती हैं, सब्जेक्ट बन सकती हैं। ध्यान देना, आप तो सिंपल सी बात कह दीजिएगा दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट किसने उठा रखा है, नाउन ने उठा रखा है। और प्रोनाउन है, जेरंड है, इंफिनिटिव है या फिर क्लोज है, ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। अर्थात किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोस्तों इक्विवेलेंट, नाउन या नाउन के समकक्ष कोई दूसरा शब्द। नाउन के समकक्ष, जैसे मान लीजिएगा राम आया, राम नहीं आया तो उसके प्लेस पर ही आएगा मित्रों। तो ही जो है वो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के समकक्ष तो है ही ना वो शब्द। अब यहां पर जेरंड जो ये वर्ब का काम थोड़ी करेगा, ये भी किसका काम करता है, नाउन का करेगा, ये भी नाउन का काम करेगा, नीचे वाला भी नाउन क्लोज कहलाएगा। इसीलिए आप इतना कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का जो कॉन्ट्रैक्ट है मित्रों, वो या तो नाउन के पास है या नाउन के समकक्ष कोई शब्द जैसे कि प्रोनाउन, जेरंड, इंफिनिटिव और क्लोज होगा दोस्तों। इज दैट क्लियर? आराम से क्लियर हो गया। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया जा चुका है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो 1 वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, मोर देन 2 वर्ड्स का भी हो सकता है। सब्जेक्ट के रूप में या तो आपको नाउन मिल सकता है या प्रोनाउन मिल सकता है या जेरंड मिल सकता है या इन्फिनिटिव मिल सकता है या क्लोज मिल सकता है। दोस्तों एक और बात आपको महत्वपूर्ण बताई है, हर सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से ही शुरू हो कोई जरूरी नहीं होता है। आर यू गेटिंग मी? ऐसा ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, इट मींस एज ए सब्जेक्ट यदि कभी भी आपको देखना हो दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं आ सकता। वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकती। वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। ठीक है, वर्ब की आईएनजी आ सकती है। ठीक है,
याद रखना, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो सकती है? तो आपने देखा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सब्जेक्ट नहीं है यहां पर, ये तो दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कर्ता क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है सब्जेक्ट के तौर पे। तो एज अ सब्जेक्ट तो ये भी यूज नहीं होगी। एज अ सब्जेक्ट तो आप लोग देखिएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान देना, वर्ब के 5 रूप होते हैं। जैसे एक छोटा सा रूप मैं अभी आपको बता दूं, जरा एक बार फिर से देखिएगा। जैसे एक मैंने बता दिया गो, एक आ गया गोज, एक आ गया वेंट, गो गोज वेंट, गॉन गोइंग, टू गो। आपको कोई पूछे किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसमें से क्या आ सकता है, कोई भी सेंटेंस आपको वर्ब की एस या एस फॉर्म से शुरू नहीं मिलेगा, कर ही नहीं सकती। सेकंड फॉर्म से शुरू नहीं हो सकता, थर्ड फॉर्म से शुरू नहीं हो सकता, हाँ आईएनजी फॉर्म से शुरू हो सकता है, तब ये नाउन का काम करेगा, जेरंड कहलाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वर्ब नहीं है जेरंड होगी। फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, ये भी नाउन का ही फंक्शन करेगा। इसको दोस्तों इन्फिनेटिव कहा जाता है। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी तो शुरू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा दोस्तों, ये यहां पर वर्ब का ही काम करेगा। और यहां पर कर्ता के रूप में यू छिपा रहता है, यू कर्ता के रूप में छिपा हुआ रहता है दोस्तों। इससे ज्यादा और क्या सीखोगे? छिपा रहता है। और सुनिए, ऐसे वाक्य को हम किस नाम से जानते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। इनमें कोई ना कोई कर्ता छिपा हुआ रहता है, वो उस कर्ता का नाम क्या होता है? यू। तभी तो कई बार आपने सुना होगा, आप डे टू डे लाइफ में बोलते हैं गो जाओ, बोलो सर ये यस, ये एक सेंटेंस है पूरा का पूरा, फुल स्टॉप लग गया ना, मतलब एक शब्द का भी सेंटेंस होता है। और सेंटेंस बनने के लिए कम से कम 2 चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों, कर्ता और क्रिया। तो सर इसमें कर्ता तो है ही नहीं, कहां गया? ये यू जो है वो छिपा हुआ है। यू गाओ, मान लीजिएगा मैं, मेरा छोटा भाई मेरे सामने बैठा, मैंने कहा गाओ एंड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। तो मैं ये नहीं बोलूंगा यू गाओ, क्योंकि सामने एड्रेस करने वाला आदमी एक ही है, तो मैं सिंपली कह दूंगा गाओ। कई बार बोलते हैं ना सिट डाउन, बैठ जाइए, मतलब यू सिट डाउन। शट अप, यू शट अप। इस प्रकार से देखा आपने, कितना आसान सा है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, अब एज ए सब्जेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? तो आप क्या बोलेंगे? एज ए सब्जेक्ट तो दोस्तों केवल 2 ही वर्ब कर्ता का काम कर सकती हैं दोस्तों, एक तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बस ये यहां पर करता नहीं, ये आपकी क्या नहीं है, सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, कई बार आपने एक सेंटेंस बोला है दोस्तों, जैसे और भी सेंटेंस हैं, यू छिपा हुआ रहेगा। देखो मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, अभी देखिएगा। कीप क्वाइट, चुप रहिए। आपने कई बार सुना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया। इसमें दोस्तों यू हिडन है, छिपा हुआ है। यू कीप क्वाइट, यू कीप क्वाइट। दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस अपन लोगों ने कर लिया है कि कौन सा चीज जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हैं जो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का बन सकती हैं। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? बेहतरीन तरीके से आपको इन चीजों को सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। चलो फिर मैं आगे, यहां तक क्लियर हुआ सब्जेक्ट क्या बन सकता है। तो देखिए क्लियर कर लेते हैं, आंसर किसका देगा फटाफट देखिए दोस्तों, जल्दी बताओ। हु और व्हाट का आंसर हमेशा सब्जेक्ट होगा। इज दैट क्लियर सर? चलो ठीक है, आगे चलिए सरकार। इसके बाद में आपने देखा नाउन है, प्रोनाउन है, जेरेंड है, इंफिनिटिव है मित्रों, या फिर क्लोज है। ये 5 चीजें किसी भी सेंटेंस का क्या बन सकती है दोस्तों? सब्जेक्ट बन सकती है। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो 1 वर्ड का भी हो सकता है, ठीक है, 2 या फिर मोर देन 2 वर्ड्स का भी हो सकता है मित्रों। ये क्लियर हो गई। सब्जेक्ट का जो पोजीशन था, प्लेस था, कहां पर आएगा? प्राय वाक्य के शुरुआत में, स्टार्टिंग में देखने को मिलता है सब्जेक्ट, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वाक्य के शुरुआत में मिले। आपने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या डब्ल्यूएस से शुरू होते हैं, या फिर इन्वर्जन वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें प्राय अक्सर अपन लोग क्या देखते हैं दोस्तों
कि वो उनमें शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब या फिर WH से होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब या WH के बाद, या मैं कहूं कि वर्ब के बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? तो जरूर देखिएगा। यदि आपने वॉच नहीं किया है फर्स्ट वीडियो को तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है, रामबाण साबित हो सकता है, यह जानने के लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। मित्रों, आपको बिना समय गवाए आपको और आगे लेके चलता हूं, ठीक है। चीजें रिकॉर्डेड रहती हैं आपके सामने, ऐप पे चलेंगे सभी चीजें, तो आप इनको बार बार कोई चीज समझ में भी नहीं है, पहले तो पूछना पड़ता था टीचर से, अब तो पूछना भी नहीं, थोड़ा सा बैक गए और आराम से पूछ सकते, आप फिर से चीजों को क्या कर सकते हैं, रीवॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो तो दोस्तों हमने लिया एक नाम डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। और इंग्लिश में मित्रों डमी सब्जेक्ट के नाम पर दो सब्जेक्ट अक्सर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, देयर और इट। डमी का मतलब यह होता है दोस्तों जिसका कोई क्या ना हो, मीनिंग ना हो, अर्थ ना हो। डमी, कई बार आपने शॉप शादी पे देखते हो कि बाहर एक डमी खड़ा कर देते हैं, जैसे कोई भी क्लॉथ आदि सेल करते हैं, कोई कपड़े आदि की बात, ड्रेसेस पहना के, जीन्स पहना दिया और ऊपर एक टी शर्ट पहना के वारियों एक पुतला सा खड़ा कर दिया, वो डमी तो है एक प्रकार से, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। जो चीज केवल आपको शो करने के लिए चीजें आती हैं, शो पीस के तौर पर रख दिया जाता है। तो डमी सब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहली बात तो कोई मीनिंग नहीं निकलता, केवल ये सब्जेक्ट का जो प्लेस है या सब्जेक्ट है उसको फुलफिल करता है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? दोस्तों समझ में आ रहा है आप लोगों को? दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, कैसे शुरुआत करते हैं इट के बारे में। दोस्तों ये जो इट है हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, याद रखिए। इट के बारे में तो बीमारी मिट, इट दिखा आप सिंगुलर वर्ब लगाइए। जैसे मैंने बोल दिया इट्स 9 o'clock, 9 बजे हैं, इट्स 9 o'clock। तो कहा कि इस इट का मीनिंग क्या है? कोई मीनिंग नहीं है। यहां पूछा गया इट वॉज या वर, ये रहा, बताओ जरा वॉज या वर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर दे के अनुसार वर लगा देता हूं। अरे भाई इट के अनुसार लगाना यार, इट वॉज दे, ये तो वे थे जिन्होंने आपकी क्या कर दी, सहायता कर दी, अदरवाइज तो आपकी वहां कोई हेल्प ही नहीं करता। कितना आसान सा काम है। तो इट के बारे में तो कोई बहुत बड़ी बीमारी आप लोगों के नहीं लगने वाली है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इट एक्चुअली होता क्या है। तो इट के बारे में अपने क्या जानने की कोशिश की दोस्तों, कि इट जो है वो एक डमी ऑपरेटर है, ठीक है। डमी क्या है? सब्जेक्ट होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, और इट हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ गवर्न होता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं देयर के बारे में, और होपफुली आपको बिल्कुल नई चीज सिखाऊंगा अभी आपको। देखिए जरा क्या है, देयर के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। पहली बात, इसको देयर नहीं बोलेंगे, देयर होता है। देयर के दोस्तों दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक तो इसका नाम होता है, नाम बोले तो अपन एग्जिस्टेंशियल बोल दो, एग्जिस्टेंशियल, या फिर नॉन रेफरेंशियल, और एक का नाम होता है दोस्तों लोकेटिव या फिर रेफरेंशियल। दो नाम आ गए हैं दोस्तों, एक तो आ गया है एग्जिस्टेंशियल देयर, और एक कौन सा आ गया है दोस्तों, आपका लोकेटिव देयर आ गया। आर यू गेटिंग मी? विशेष ध्यान देना दोस्तों, एक देयर का नाम आप लोगों को बता दिया, कौन सा आ गया है, एग्जिस्टेंशियल देयर आ गया है, जिसको आप नॉन रेफरेंशियल भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या आ गया है, लोकेटिव आ गया है। दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि देयर दो प्रकार का आ गया है, एग्जिस्टेंशियल, और एक क्या आ गया है बोलिएगा, लोकेटिव। पहले तो ये बता देता हूं आपको कि इसका क्या फंक्शन है। पहले तो फंक्शन देख लीजिएगा।
किसी भी सेंटेंस में किसका फंक्शन करता है? प्रोनाउन का फंक्शन करता है दोस्तों। और ये किसका फंक्शन करता है दोस्तों? ये भी आपके लिए जान लेना अति आवश्यक है। किसका फंक्शन करेगा? अति महत्वपूर्ण है अपन लोगों के लिए। ये दोस्तों एडवर्ब का फंक्शन करेगा। पहली तो बात ये रही, ठीक है। इसका तो प्लेस क्या होता है बताइए? प्राय आप लोग देख पाते हैं बिगिनिंग में होगा, ठीक है। और इसकी पोजीशन जो है, इसका प्लेस क्या है? ये एक मोबाइल एलिमेंट है, शुरुआत में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। ये रहा दोस्तों देयर दो प्रकार का होता है। देयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं कि देयर के बारे में सुन लीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से। एक देयर होता है दोस्तों एग्जिस्टेंशियल देयर या नॉन रेफरेंशियल देयर, और दूसरा है लोकेटिव या रेफरेंशियल देयर। एग्जिस्टेंशियल की बात करूं तो ये क्या शो करता है दोस्तों? एग्जिस्टेंस शो करता है। क्या शो करता है दोस्तों? एग्जिस्टेंस शो करता है केवल। और ये किसी भी चीज की क्या शो करता है दोस्तों? लोकेशन को शो करता है, लोकेशन, ठीक है दोस्तों, याद रखना। उधर वाला लोकेशन की शो करता है। लोकेशन का मतलब प्लेस बताता है। प्लेस डिनोट करने वाले वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं दोस्तों? एडवर्ब होते हैं। याद रखना देयर दो प्रकार का होता है, एक लोकेशन बताएगा और एक केवल अस्तित्व बताएगा, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस की बात करेगा। आर यू गेटिंग मी? इतना आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि यहां वाला जो है, इसको तो आप किस नाम से जानेंगे? ये तो डमी वाला है, ये डमी सब्जेक्ट है, लेकिन ये कभी भी सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करता है। ये सब्जेक्ट नहीं है, याद रखना। देयर का ये वाला देयर जो डमी वाला है, यही डमी एग्जिस्टेंशियल या नॉन रेफरेंशियल जो है, नॉन रेफरेंस तो जानते हो किसी चीज को रेफर करना, ये नॉन रेफरेंशियल। तो देयर के दो टाइप हो गए हैं मित्रों, एक एग्जिस्टेंशियल हो गया है और एक आपने क्या देखा है? लोकेटिव हो गया है। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों हमें क्या पता चले कि कौन सा देयर है? देयर के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि ये देयर जो है वो एग्जिस्टेंशियल है या फिर लोकेटिव है? याद रखिए, हमें कैसे पता चले? दोस्तों यदि आप देयर को हियर में ट्रांसफर कर सकें या हियर को देयर में चेंज कर सकें, तो मान लेना वो पक्का लोकेटिव है और वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। कोई भी देख लीजिए, देयर को हियर और हियर को देयर में यदि आप चेंज कर सकें तो मान लेना वो लोकेटिव, अदरवाइज एग्जिस्टेंशियल है। सिंपल सा है। तब तो ये वाला देयर क्या होगा? एडवर्ब होगा। और हियर, उसको यदि हियर में अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो पक्का सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही काम करेगा। सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन ही तो करता है। आ जाओ एक सेंटेंस लेते हैं। आपने दोस्तों क्या लिखा? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो आपने बोला है दोस्तों इंग्लिश में देयर आर 7 days इन अ वीक। ये केवल आप ये भी कह सकते हैं कि 7 days एग्जिस्ट इन अ वीक। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 7 days जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एक सप्ताह में। तो यहां पर आपने देखा कि देयर आर 7 days इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आर यू गेटिंग मी? ये रहा देयर का मामला। ठीक है मित्रों, क्या आप ये बोल सकते हो कि हियर आर 7 days इन अ वीक? क्या देयर का हियर हो सकता है? यहां नहीं हो सकता। इसीलिए आपका जो ये वाला देयर है, ये दोस्तों याद रख लेना, ये क्या है अच्छे से समझ लेना। ये वाला देयर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही फंक्शन करेगा। और पूछ लिया जाए ग्रेड 2 वाले बच्चों को कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में किसका फंक्शन कर रहा है दोस्तों, तो ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। और देखिए इसके अलावा आपने एक सेंटेंस बोला, देयर इज अ कैट
अंडर द टेबल, ये रहा दोस्तों, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। क्या दोस्तों यहां पर देयर सब्जेक्ट का काम कर रहा है? क्या इस देयर को मैं हियर में नहीं कह सकता? क्या हियर इज अ कैट अंडर द टेबल? जरूर कह सकता हूं दोस्तों, इस देयर का हियर हो सकता है, क्योंकि मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्या द सॉरी a cat is under the table, under the table, a cat is under the table over there, ऐसे लगा सकता हूं, over there, ये रहा जी। ठीक है दोस्तों, a cat is under the table over there। तो यहां पर जो देयर है दोस्तों, ये देयर किसका फंक्शन कर रहा है? एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। तो बताओ दोस्तों, सब्जेक्ट जो होता, वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अनुसार आती है या फिर एडवर्ब के अकॉर्डिंग आती है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है दोस्तों। एक तो देयर के बारे में आपको जानकारी अच्छे से ले लेनी एक बार वापस से। दोस्तों बता रहा हूं कि देयर को यदि आप हियर में बदल पाए या हियर का देयर बना पाए तो वो वहां पर लोकेटिव देयर कहलाएगा और उसका काम केवल और केवल एडवर्ब होगा। और एक देयर का देयर ही रहेगा दोस्तों, इसका आप हियर नहीं बना सकते। ये दोस्तों एग्जिस्टेंशियल देयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने बोला देयर इज वन गॉड। बताओ दोस्तों, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? कौन सा देयर है? फटाफट बताइए, ये लोकेटिव देयर है या फिर एग्जिस्टेंशियल देयर है? दोस्तों जल्दी बताइए, फटाफट बताइए दोस्तों, मेक इट फास्ट। कौन सा देयर है? एग्जिस्टेंशियल देयर है या फिर लोकेटिव है? कौन सा है? जल्दी बताइए मित्रों, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, मेक इट फास्ट। देयर इज वन गॉड, क्या इसको ये थोड़ी करें वहां एक भगवान है, यहां है, वहां यहां नहीं, ये तो एग्जिस्टेंस की बात करें। मतलब आपने कहा कि वन गॉड एग्जिस्ट्स इन द वर्ल्ड, इतना याद रखिएगा, ओनली वन गॉड एग्जिस्ट्स। जी कैपिटल क्यों लिखा? जब जब गॉड भगवान के लिए यूज हुआ है हमेशा जी कैपिटल आएगा, याद रखना। गॉड को कहीं पर भी लिखें जी कैपिटल आएगा। गॉड के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी आप कभी लिखें दोस्तों तो वो भी कैपिटल आएगा। इसके लिए फिर ही या हिज कहीं पर भी लिखा जाएगा तो वो भी ऐसे कैपिटल ही लिखेंगे मित्रों। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? ऐसा आप लोगों को करना है। तो यहां पर बात हुई अपनी देयर के बारे में कि कैसे अपन पहचान पाए। मित्रों मैंने तो इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ा दिया है और आसानी से भी क्लियर करवा दिया है। ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया, क्यों मैं अभी आपको रूट्स तक नहीं लेकर आ रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपनी ऐप के लिए डेमो क्लासेस हैं जिनके माध्यम से आप देखकर हमें आगे के क्लासेस को इजीली वॉच कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि किस प्रकार का शिक्षण हमारी टीम के द्वारा घर बैठे आप लोगों तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, बिल्कुल एक क्वालिटी एजुकेशन के साथ, आपकी क्वालिटी के साथ किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोगों तक डिलीवर करने वाले हैं चीजें, जिसमें मैं कहूं कि फ्रॉम जीनियस टू जेनिथ, शून्य से शिखर तक, फ्रॉम जीनियस टू जेनिथ तक हम आप लोगों को लेकर चलेंगे। चलिए दोस्तों आगे लेके चलता हूं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब बात यह आई कि सर देयर के बाद जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आएगी? ठीक है, तो दोस्तों देयर तो बेचारा सब्जेक्ट है ही नहीं, देयर के पास तो कोई पावर है ही नहीं, तो डमी देयर है। ठीक है, इतने तो कह दिया मैं तो डमी हूं, मेरे साथ तो सिंगुलर ही यूज कर दो। लेकिन देयर कह रहा है कि मेरे अनुसार नहीं, देयर के बाद यूज होने वाले नाउन के अनुसार आपको वर्ब यूज करनी है मित्रों। याद रखना, आपका देयर अभी कंप्लीट हो रहा है। देयर के बाद दोस्तों कभी भी वर्ब यूज करनी हो तो देयर के अनुसार नहीं, देयर के बाद आने वाले के अनुसार। आर यू गेटिंग मी? जरा ध्यान दीजिएगा। आपने एक सेंटेंस बोल डाला है, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। तो ये देयर के अनुसार इज नहीं आया है दोस्तों, ये वाला जो इज है वो कैट के अनुसार आया है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है ही नहीं। क्योंकि देयर का क्या बना है? हियर बना सकते हो आप, इस देयर को हटाओ, ऐसे भी हो सकता है, अ कैट इज देयर अंडर द टेबल।
देयर के बाद कौन सी वर्ब आएगी, वो देयर के अनुसार नहीं आती, देयर के बाद वाले के अनुसार आती है। जानने के लिए एक सेंटेंस और लेते हैं। इसी की जगह मैंने एक कैट की जगह दो कैट कर दूं मान लो, तो क्या करूंगा ध्यान देना, यहां पर आ गया है देयर टू कैट्स अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब बताओ दोस्तों मैं क्या लिखूं, यहां पर क्या लगाऊं, तो आप खुद कह देंगे कि देयर के पास तो कोई राइट है ही नहीं, आप सरकार इसको कीजिए टू कैट्स को। टू कैट्स प्लूरल है तो यहां पर दोस्तों क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हियर और देयर को ध्यान देना है। हियर और देयर कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ जाएं, चाहे वो दोस्तों देयर हो चाहे हियर हो, इनके बाद जो भी वर्ब यूज होगी उनके बाद यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होगा। ओके ठीक है, नाउन या एक बार फिर से बता देता हूं, इट सिंगुलर वर्ब, हियर और देयर जो भी वर्ब आएगी यहां पर के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। ध्यान देना, ये रहा दोस्तों एक सेंटेंस, दूसरा देख लो। बताओ दोस्तों क्या आने वाला है। दो सेंटेंसेस हमने बोर्ड पर लिखे हैं, जल्दी बताओ, टेक योर टाइम, मेक इट फास्ट, जल्दी करें, टेक योर टाइम, जल्दी करिए। हियर अवर हीरो, जल्दी बताएं। हियर, हियर के अनुसार वर्ब नहीं आनी, देयर के अनुसार भी वर्ब नहीं आएगी, इनके अनुसार तो वर्ब आती नहीं है। वर्ब के बाद यहां जो वर्ब आती है इनके बाद में अवर हीरो, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दो, हियर कम्स अ हीरो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर कम्स अ हीरो, मतलब ये रहे हमारे हीरो आज के नायक। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर कम आर हीरोज, ये रहे हमारे नायक, अवर हीरोज। ऐसा देखा है दोस्तों। हियर और देयर के अनुसार कभी भी वर्ब नहीं आएगी दोस्तों, इनके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार अपन किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, वर्ब का यूज कर सकते हैं, बट इट के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आनी है। आर यू गेटिंग मी? ऐसा ध्यान देना है। चलो आगे, और कोई सेंटेंस देख लो। देयर ये रहा दोस्तों, बता दो फटाफट से, अपीयर या अपीयर्स, जल्दी बताइए, या फिर एक सेंटेंस और ले लेता हूं, मेक इट फास्ट। क्या आना है तो आप खुद बोल देंगे। सेंटेंस देखिए, देयर और हियर के अनुसार तो आना नहीं है, इनके बाद वाले को देखो, अवर टीचर इज सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ तो अपीयर्स आ जाएगा, एस लग जाएगा, और नीचे वाले में अपीयर ही आएगा। क्यों आना है? टीचर्स प्लूरल नाउन है। आर यू गेटिंग मी? तो देयर के बारे में तो मैंने पूरी जानकारी दे दी कि कब इसको एग्जिस्टेंशियल या नॉन रेफरेंशियल देयर बोलेंगे, कब इसको रेफरेंशियल या फिर लोकेटिव देयर बोलेंगे। जब ये नॉन रेफरेंशियल या फिर एग्जिस्टेंशियल देयर होता है तब इसको आप प्रोनाउन की कैटेगरी में रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और जब ये लोकेशन की बात करेगा, प्लेस की बात करेगा, तब हमेशा ये एडवर्ब होगा। आर यू गेटिंग मी? दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, और वो क्या है गौर फरमाइएगा। जब भी अपन बात करें कौन से कॉन्सेप्ट की, तो आप देखना यहां हमने लिख डाला है MPTR। दोस्तों विशेष ध्यान देना, एक बार फिर बोलना चाहूंगा MPTR क्या है दोस्तों, MPTR। बहुत बढ़िया। M से दोस्तों बना है मैनर, बोले तो सर हाउ का आंसर हमेशा मैनर, हाउ बोले तो कैसे। आगे चलिए दोस्तों, P बोले तो क्या आ गया है, प्लेस। महत्वपूर्ण चीज दोस्तों वेयर, अभी तो आपका देयर प्लेस ही तो बता रहा था, ठीक है। कहां, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं दोस्तों, बिना रटे आप याद कीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर आपको करना है। टी बोले तो दोस्तों टाइम, टाइम बोले तो व्हेन, ठीक है दोस्तों। बोले तो कहां, सॉरी कब। आगे चलिए दोस्तों, इसके बाद में आप लोगों ने देखा आर स्टैंड्स फॉर रीजन, रीजन बोले तो वाई, बोले तो क्यों। ये रहा दोस्त, ये 4 शब्द हैं, 4 WH वर्ड्स हैं जो आपके लिए पेनेशिया साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। बार बार वर्ड बोल रहा हूं, पेनेसिए रामबाण होता है दोस्तों, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा देखा है दोस्तों, पेनेसिए, रामबाण बोलेंगे, ओके। पेनेसिए, क्योर ऑल या फिर हील ऑल, एक ऐसी बीमारी जो क्योर ऑल कर देती है या फिर हील ऑल कर देती है। काफी अच्छा वर्ड है ये, ओके। या फिर आएगा एलिक्सर, अमृत जिसको बोलते हैं, सभी बीमारियों की जो जड़ बोलते हैं ना कि अमृत पीने के बाद में कोई बीमारी नहीं होती, अजर अमर हो जाता है, एलिक्सर। जल्दी बताइए, तीनों चीजों को अच्छे तरीके से समझिए। पेनेशिया एक शब्द है जिसका हिंदी रामबाण होता है दोस्तों, रामबाण, पेनेशिया, जिसको आप क्योर ऑल, हील ऑल या इलिक्सर, ये इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। दोस्तों ध्यान देना, इन 4 शब्दों को देखा है, मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, 4 शब्दों को बिल्कुल मत भूलना। हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई, इन 4 WH वर्ड्स का जो यूज होता है दोस्तों, वो ना तो सब्जेक्ट के लिए होता है मित्रों, ना ऑब्जेक्ट के लिए होता है। इन चारों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एडवर्बियल होता है। आज की क्लास का ये लास्ट सेक्शन रहेगा, इन चारों का जो जवाब होता है दोस्तों वो एडवर्बियल होता है, याद रख लेना। क्या होता है दोस्तों, एडवर्बियल होता है। कौन कौन से 4 शब्द हैं एक बार फिर से देखिएगा, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, फटाफट बोलिएगा क्या है, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई। कैसे, कहां, कब, क्यों, फिर से बोलो, कैसे, कहां, कब और क्यों। आर यू गेटिंग मी, आई से गॉट इट, समझ में आ रहा है दोस्तों, अच्छे से समझना है, ठीक है दोस्तों। विशेष ध्यान आपको इन चीजों पर देना है। तो आज हमने क्या जानने की कोशिश की, फिर से देख लीजिए। यदि आपको कोई दोस्तों पूछे सब्जेक्ट किसका आंसर होगा, तो आप बताना दोस्तों हु का आंसर 100% सब्जेक्ट होता है। आप ऐसा बताइए, व्हाट का आंसर सब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं मित्रों, कोई पूछ ले आपको तो आप कहना हुम का आंसर 100%, हुम का आंसर 100% सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और व्हाट का आंसर तो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट। दोस्तों फिर बात आ जाए एडवर्बियल किसे कहते हैं दोस्तों, तो अभी आज आपको एडवर्बियल के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है, MPTR, मैनर, प्लेस और टाइम। बोले तो दोस्तों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 WH वर्ड। M बोले तो मैनर, हाउ का आंसर दोस्तों क्या है, हाउ का आंसर। P बोले तो प्लेस, बोले तो वेयर का आंसर। और आ जाओ दोस्तों, T बोले तो टाइम, व्हेन का आंसर। और दोस्तों R बोले तो रीजन, वाई का आंसर। क्या कहलाएगा दोस्तों, एडवर्बियल कहलाएगा। आर यू गेटिंग मी। किसी भी सेंटेंस में, जैसे एक बार ये सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, जरा देखिएगा क्या है, जस्ट आउटसाइड ऑफ द होटल
लीजिए दोस्तों, बताइए, अच्छा लगेगा मुझे यदि आप अच्छे तरीके से आंसर देंगे तो मुझे जल्दी बताइए। जस्ट आउटसाइड ऑफ द होटल ब्लैंक स्पेस स्टैंडिंग अ फ्यू पीपल, वॉज या वर, जल्दी बताइए, मेक इट फास्ट। जस्ट आउटसाइड ऑफ द होटल डैश स्टैंडिंग अ फ्यू पीपल, वॉज या वर। दोस्तों लगभग सोचेंगे कि ब्लैंक स्पेस खालिस्तान से पहले होटल है तो वॉज लगा दें। दोस्तों इस सेंटेंस को, इसका हिंदी देखिएगा, होटल के ठीक बाहर, कहां की बात है, होटल के ठीक बाहर, कहां कहां, और कहां का जवाब दोस्तों अभी बताकर आया हूं, क्या नहीं होता, कहां बोले तो वेयर का जवाब एडवर्बियल होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। और वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, वर्ब के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है मित्रों, ना तो ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है ना एडवर्बियल के अनुसार आती है। तो जैसा दिखता है वैसा जिंदगी में बहुत कम होता है, आराम से समझना है। जस्ट आउटसाइड ऑफ द होटल स्टैंडिंग ए फ्यू पीपल, सही सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, ए फ्यू पीपल वर स्टैंडिंग, कुछ लोग खड़े थे, कहां, जस्ट आउटसाइड ऑफ द होटल, उल्टा करके लिख दिया सेंटेंस को। आर यू गेटिंग मी? जैसे मैंने एक और सेंटेंस बोला, ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर, ब्यूटीफुल वुमन, जल्दी बताइए दोस्तों, लास्ट सेंटेंस, लिव या लिव्स, जल्दी बताइए। ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर डैश ब्यूटीफुल वीमेन, बताइए। इस प्रकार की एक्सरसाइज यदि आपको रेगुलरली मिलती भी रहेगी, आप प्रत्येक चीजें जो भी जुड़ी हुई हैं अपने इस ऐप के माध्यम से देख लो, या आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लगातार हैं, इनके बारे में आप कभी भी इंग्लिश विद महेश यादव सर के नाम से सर्च करो, सब चीजें मिल जाएंगी, हर एक टॉपिक का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पर्सनली भी आप इन चीजों से जुड़ सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर डैश ब्यूटीफुल वीमेन, वीमेन, अब देखो कहां की बात है दोस्तों, ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर, कहां, फ्लोर सबसे टॉप फ्लोर पर, कहां का जवाब आ गया, ठीक है। ब्यूटीफुल वीमेन, वुमन का प्लूरल है वीमेन, महिलाएं, सुंदर महिलाएं क्या करती हैं, रहती हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है तो लिव आ जाएगा। ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर लिव ब्यूटीफुल वीमेन, सही सेंटेंस क्या होगा, ब्यूटीफुल वीमेन लिव ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर। तो हर सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो मित्रों, कोई जरूरी नहीं होता है। 2 सेशन हो चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर, अभी भी टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। इट मींस बेसिक में कितनी जान है, कितनी अहमियत बेसिक्स रखते हैं, आज और कल की क्लास दोनों को मिलाकर आप लोगों को बता दिया है मित्रों। एक और क्लास लेने वाला हूं मैं आप लोगों की, बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये पढ़ने के बाद आप लोगों को खुद को फील होगा कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम ग्रामर भी पढ़ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ रहे हैं, बीच बीच में कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख रहे हैं। मित्रों कैसा लग रहा है हमारा साथ, आप लोगों को जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। रियल में जो कॉन्सेप्चुअल या फिर अप्लाइड ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। सत्यम स्टडी ऐप पर सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यदि किसी को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश यादव आज आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।